नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब के चैनल ब्रजेश भंडारी में, और जिसमें हमारी सीरीज चल रही है एक और वार्तालाप। और एक और वार्तालाप में हमारी आज की मेहमान हैं अनन्या त्रिपाठी जी। अनन्या त्रिपाठी जी मल्टी टैलेंटेड है, डांसर हैं, एक्टर हैं और टीचर भी हैं। और वो नोएडा में एक स्कूल में ड्रामा पढ़ाती हैं। तो मैं उनका अपने इस प्रोग्राम में तहे दिल से स्वागत करूँगा। नमस्कार अनन्या जी। हेलो, नमस्ते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो कि मच। आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। बिल्कुल। तो अनन्या जी, मैं आपसे बातचीत की शुरुआत ऐसे करूँगा कि आप मुझे अपने बारे में कुछ बताइए, और अपना आपका जो ये रुझान है, ये एक्टिंग का, जो एक्टिंग, डांस और ये सब का जो स्टार्ट कहाँ से हुआ है, उसके बारे में बताइए। तो हेलो एवरीवन एंड थैंक यू मुझे होस्ट करने के लिए। मैं बनारस से हूँ और मेरे शुरू की पढ़ाई और मैं बड़ी वहीं पे हुई हूँ। 12th तक पढ़ाई वहीं पे की है मैंने। तो बनारस ऑफ कोर्स एज सबको पता है काफ़ी कल्चरली एक्टिव जगह है और बहुत चीज़ें वहाँ होती रहती हैं। तो मेरे मॉम डैड ने शुरू से ही देखा कि और एज अ चाइल्ड होता है, आप कई बार किसी चीज़ में बहुत इंटरेस्टेड होते हो। मैं बहुत ही एक्सप्रेसिव थी, मैं मिरर के सामने डांस करती थी और जनरली टीवी पे कुछ आता था तो उसको कॉपी करना पसंद था। तो ऑफ कोर्स जैसा कि एक माँ बच्चे ऐड को जैसे कॉपी करते हैं, डांसेस कॉपी करते हैं, तो मम्मी पापा को लगा वो ग्रेट, इसका बहुत मन है डांस का, इसको डांस में डाल देते हैं। और मुझे मज़ा भी आता था, मैं काफ़ी इंटरेस्ट के साथ करती थी। तो शुरुआत इन सब चीज़ों की वहीं से हुई, जहाँ पेरेंट्स ने ये देखा कि अच्छा इस चीज़ में इंटरेस्ट भी है और थोड़ा सा टैलेंट भी दिख रहा है और इसको अगर हम आगे सिखाएंगे तो कुछ बन सकता है। तो उन्होंने मुझे एक गुरु के अंडर भरतनाट्यम सीखने के लिए डाल दिया। क्लासिकल भरतनाट्यम मैंने डांस, हाँ जी, मैंने भरतनाट्यम सीखा हुआ है। तो शुरुआत यहीं से हुई थी और साथ में उन्होंने ये भी देखा कि जो स्कूल्स हैं बनारस के, अगर आप वहाँ पे कभी जाएंगे और रहेंगे तो देखेंगे कि विद इन स्कूल ऑल्सो बहुत ही एक्टिव है कल्चरल एक्टिविटी होती रहती है बहुत ज़्यादा। तो एनीवे मैं वहाँ पे परफॉर्म करती थी इन स्कूल। जन्माष्टमी हुआ, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, टीचर्स डे, इस टाइप की जो चीज़ें होती थी, एनुअल फंक्शंस ऑफ कोर्स। तो वो भी एक तरह से पेरेंट्स को दिखने लगा कि अच्छा इन चीज़ों में ऑलरेडी एक इंटरेस्ट के साथ लड़की पार्टिसिपेट कर रही है सॉरी। तो उसको लेकर उन्होंने कहा कि अच्छा अब जब ये है ही तो फॉर्मल ट्रेनिंग क्यों ना दी जाए इसको। एंड मेरी मॉम मुझे फिर बहुत दिन तक लेकर जाती थी डांस क्लास, जब तक मैं इतनी बड़ी नहीं हो गई कि मैं खुद से जाने लगी। तो मॉम का ऑफ कोर्स बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, डैड का भी, क्योंकि कई बार हमने सुना है कि पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, एक पेरेंट को मन है पर दूसरे पेरेंट को नहीं मन है। बट यहाँ पे दोनों ही पेरेंट्स बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते थे कि मेरी ट्रेनिंग होनी चाहिए फॉर्मली। तो इनफैक्ट डांस में और कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आती थी, फैंसी ड्रेस हुआ, कोई थिएटर, कोई प्ले हुआ, तो मैंने बचपन में पहला नाटक था मेरा डाकघर पोस्ट ऑफिस बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। तो मैंने उसमें अमल, जो बच्चा है जिसको कैंसर, आई थिंक कैंसर है, उसका रोल किया था। और वहाँ पे एक बड़ा ऑडिटोरियम है, नागरी नाटक मंडली करके, नागरी नाटक मंडली। तो वहाँ पे हर साल एक ही फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता था। अच्छा। तो उसमें ये नाटक परफॉर्म हुआ था, कुछ 120 नाटकों में। अच्छा। और हमारे नाटक को कुछ प्राइज़ मिले थे और कुछ था। बट मतलब वहाँ से उस लेवल की ट्रेनिंग और उस लेवल का मैं कहूँगी पैशन वो शुरू हो गया था, मतलब एक तरह से इंगेजमेंट शुरू हो गया था। और जब उस इतने सीरियस लेवल पे जब आप छोटे से इंगेज करने लगते हो तो बड़े होकर उस चीज़ से हट पाना बहुत ही मुश्किल होता है मेरे ख्याल से। जब आपने नाटक करा था डाकघर जो आप बता रहे हैं जी, तो क्या एज रही होगी आपकी? मैं थी 7 साल की, 7 साल की। नाटक कर रहा है तो माँ बाप को तो लगेगा कि इसका मतलब बिल्कुल अच्छा है, इसका इंटरेस्ट है। बिल्कुल। तो वो करते करते फिर वो कंटिन्यू रहा। मैं जितने साल बनारस में थी मैंने डांस सीखा। 2 साल मैंने स्कूल में म्यूज़िक भी सीखा। तो ICSE बोर्ड के अंडर ऑप्शंस होते हैं, तो मैंने इकोनॉमिक्स की जगह हिंदुस्तानी क्लासिकल लिया था। तो 2 साल मैंने गाना भी सीखा। गाना सीखा? हाँ जी, वोकल, हिंदुस्तानी वोकल सीखा। तो वो 2 साल अगेन वो पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग ही था, एक तरह से आप कह सकते हैं। फॉर्मली कभी उसको परस्यू नहीं किया, पर उन 2 सालों में इकोनॉमिक्स सीखने से तो बेटर उस समय मुझे लगा कि हाँ, मतलब जब मेरे सारे फील्ड्स इस तरफ जा रहे हैं, आर्ट्स की तरफ जा रहे हैं, तो मुझे लगा कि ये बेटर है कि अगर मैं
म्यूजिक फॉर्मली भी हाँ, अगर एग्ज़ाम भी देना है तो मैं म्यूज़िक का दूँ, मैं क्यों इकोनॉमिक्स या कॉमर्स का एग्ज़ाम दूँ। जिसमें आपका इंटरेस्ट है। एब्सोल्युटली। और पेरेंट्स भी अगेन उस बात से बहुत अग्री करते थे, तो हमने, मेरी प्रिंसिपल बहुत ही ज़्यादा बड़ी पेट्रन ऑफ आर्ट थी मैं कहूँगी, क्योंकि कोई भी पूरे बनारस में कोई भी एक्टिविटी हो, इवेंट हो, वो हमें भेजती थी। और स्पेशली मुझे उनको रहता था कि अनन्या ये कर रही है क्या, अनन्या ये कर रही है क्या। एंड इस वजह से जब 11th-12th में मैंने कहा कि मैम मुझे इकोनॉमिक्स नहीं, मुझे ये सब्जेक्ट करना है, उन्होंने तुरंत ICSE को लेटर लिखा और कहा हमारे 2 बच्चे हैं, मेरी बेस्ट फ्रेंड भी थी जो म्यूज़िक लेना चाहती थी, तो उन्होंने तुरंत लेटर लिखा कि ये दोनों बच्चे ICSE से म्यूज़िक करेंगे। तो इस तरह से वो अच्छे लोगों के ज़रिए और हाँ, मेरे खुद के इंटरेस्ट के ज़रिए वो चलता रह गया, वो रास्ता सिलसिला चलता गया, अभी तक चल ही रहा है वो। हाँ, ये तो बात बहुत अच्छी आपने बोली और सिलसिला चलता ही रहना चाहिए। यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल ये पूछूंगा कि जब हमारी बातचीत हुई थी पहले, तो आपने मुझे बताया था कि आपने एक फ़िल्म भी करी है कोई। हाँ जी, हाँ जी। तो ये तो ये मैं 7th ग्रेड में थी और एक फ़िल्म का ऑफ़र आया था। एक्चुअली फ़िल्म किसी और एक्ट्रेस को जाने वाली थी, किसी और चाइल्ड एक्ट्रेस को जाने वाली थी, पर हमें ऑडिशन के लिए फ़ोन आया। और हाँ जी, बनारस में ही, और वो बनारस की लड़कियाँ ढूंढ रहे थे अच्छा अच्छा उस मेन कैरेक्टर की दोस्त बनने के लिए। अच्छा। तो मैं गई ऑडिशन देने। फिर जब मैं ऑडिशन देने गई तो जो डायरेक्टर थी भावना तलवार, अमेजिंग पर्सन, और बहुत ही खूबसूरत मूवी बनाई उन्होंने। उन्होंने देखा और उन्होंने ये देखा कि ये लड़की एक्टिंग कर पा रही है। तो फिर जो मेन रोल था पंकज कपूर और सुप्रिया पाठक की बेटी का, वो फिर उस एक्ट्रेस की बजाय उन्होंने मुझे दे दिया। और वहाँ से फिर वो मूवी की जर्नी शुरू हुई। तो हमने शूटिंग काफ़ी चली थी उसकी, बॉम्बे में, बनारस के घाट पे। पंकज त्रिपाठी जी की पहली डेब्यू मूवी थी वो। हाँ, फिल्म का नाम क्या था? धर्म। तो फिर वे फाइनली रिलीज़ 2-3 साल बाद हुई, क्योंकि उसके पोस्ट प्रोडक्शन में शायद टाइम लगा। और जब मैं 10th ग्रेड में थी, शूटिंग ख़त्म हो गई थी जब मैं 8th-9th में थी, 1-1.5 साल बाद मूवी रिलीज़ हुई। और जिस साल रिलीज़ हुई उस साल उसको नेशनल फिल्म अवार्ड मिला, फॉर नेशनल इंटीग्रेशन के लिए बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला। तो ये आपकी फिल्म की जर्नी है। जी अच्छा, जी। तो यहाँ मैं आपसे पूछूंगा, जब आपका 12th हो गया तो उसके बाद फिर आपकी जर्नी आगे कैसे बढ़ी? 12th के बाद मुझे मैं कई स्पिक मैके के शोज़ बहुत देखती थी। बनारस में बहुत शोज़ होते थे, बहुत बड़े बड़े कलाकार आते थे परफॉर्म करने, तो हम देखते थे और मुझे लगता था कि अच्छा, ये अब तो मैं सीख रही हूँ बनारस में, ये एक्सपोजर ये कहाँ होता है जहाँ मैं परफॉर्म कर सकूँ। अच्छा। और कई लोगों से बातचीत करके पता चलता था कि अच्छा, दिल्ली ऐसी जगह है। दिल्ली में मुझे ये पता था कि कॉलेज तो करना ही है, पर कॉलेज के साथ साथ इन चीज़ों को ज़िंदा कैसे रखा जाए, इस समथिंग, ये जो हमेशा मैं सोचती थी। तो कुछ आर्टिस्ट आते थे और बहुत स्वीट, बहुत ही प्यारे से वो मतलब अपनी ज़िंदगी के बारे में बताते थे, कैसे आगे बढ़ना है। तो मुझे याद है ऐसे ही 1-2 आर्टिस्ट ने बताया कि नहीं, दिल्ली में कॉलेजेस जो हैं DU के, वो भी कल्चरली बहुत एक्टिव है, तो आप पढ़ते हो वहाँ, बट पढ़ाई से ज़्यादा इन चीज़ों पे भी ध्यान रहता है। तो देन अगेन ये इंटरेस्ट बना कि अच्छा, वाई नॉट गो टू अ प्लेस जहाँ पे दोनों चीज़ें साथ में हो रही हों, अगर ऐसी की जगह है तो क्यों नहीं। तो 12th से मैंने वो काफ़ी ऐसे रिगरस पढ़ाई करनी शुरू की परसेंटेज लाने के लिए। इस समय तो 100% से नीचे पे काम नहीं होता, पर उस समय हो जाता था। उस समय मुझे याद है मेरे 95% थे। तो मुझे साइकोलॉजी ऑनर्स LSR में, उस पर भी नहीं मिल रहा था, ECA से मिला मुझे LSR में एडमिशन। मतलब म्यूजिक, संगीत जो वहाँ पे मतलब काम आ गया, कल्चरल बिल्कुल वहाँ काम आ गई काफ़ी। तो हमने हम फिर मतलब हमने पेरेंट्स ने सबने डिसाइड किया कि हाँ, अगर ये तुम्हें लग रहा है बेस्ट रूट है तो प्लीज़ गो हेड। अगेन एज मैं कह रही हूँ, मैं तो बहुत ही सपोर्टिव, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स। और अगेन बनारस ऐसी जगह जहाँ पे कई बार, बनारस क्या कई जगह है, ये हर जगह ही होता है कि अच्छा, सिर्फ BA के लिए लड़की को बाहर भेज रहे हैं, सिर्फ BA ऑनर्स, अरे BHU में करा दो। पर पेरेंट्स ने कहा कि नहीं, उसके कुछ प्लान्स हैं और वो प्लान्स आगे ले जाना चाहती है, तो ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर उसको कंटिन्यू करते हुए मैं दिल्ली आई। फिर दिल्ली में भी मैंने डांस सीखना शुरू किया, और दिल्ली में साथ साथ देखा कि थिएटर भी बहुत एक्टिव था। बनारस में क्या होता था, थिएटर अपने आप में एग्जिस्ट करता था, पर उतना नहीं, डांस ड्रामा की तरह ज़्यादा चीज़ें होती थी। हाँ, और डांस एंड इंस्ट्रूमेंटल चीज़ें। थिएटर जो हार्डकोर हम बात करते हैं, वो दिल्ली में, मतलब मेरा भी इंट्रोडक्शन दिल्ली में ही हुआ उससे। तो वो करते करते फिर दिल्ली में LSR के थ्रू
कुछ लोगों से मुलाकात हुई और वहाँ से फिर अगेन फॉर्मली जो दिल्ली का थिएटर सर्किट हम कहते हैं या आई डोंट नो मतलब जो भी सर्कल एक आप मान लो, उससे थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन होना शुरू हुआ वर्कशॉप्स के ज़रिए, कोई ऑडिशन हो रहा है, सो वहाँ से हुआ। टैडपोल रेपर्टरी मेरे फर्स्ट कांटेक्ट था नील चौधरी, मिस्टर नील चौधरी, तो उनके साथ पहला नाटक हमने कॉलेज में किया था, वो हमारा कॉलेज का एक नाटक डायरेक्ट करने आए थे। तो वहाँ से टैडपोल के बारे में पता चला और फिर उनके साथ जुड़ गई और तो वहाँ से जर्नी शुरू। अनन्या जी, यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल ये पूछूंगा कि जब आपका थिएटर कॉलेज ख़त्म हो गया और आपने कॉलेज के में एजुकेशन के साथ साथ थिएटर का भी करा, हाँ जी, तो उसके बाद आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? क्योंकि बिकॉज जब हम ग्रेजुएशन कर देते हैं तो मतलब हर किसी की फैमिली में यही होता है, माँ बाप का कुछ एक आपको मतलब एक मैसेज होता है ना कि अब आप ये करो या वो करो, आपकी एजुकेशन तो खत्म हो गई। उसके बाद फिर आपने कैसे कन्विंस करा अपने मम्मी पापा को कि मैं इसी में रहना चाहती हूँ? हाँ, तो वो ट्रांजिशन टाइम तो काफ़ी डिफ़िकल्ट था, मैं ज़रूर कहूँगी, क्योंकि उस समय आप खुद भी थोड़ा अनश्योर होते हो, सो आई थिंक इसलिए पेरेंट्स भी थोड़े अनश्योर होते हैं। तो शादी का प्रेशर और अगेन ऐसे आप एनवायरनमेंट से आते हो जहाँ 22-23 में लड़कियाँ ठीक है कुछ नहीं तो आप लड़के देखना तो शुरू कर देते हो अगर आप शादी नहीं भी करते हो तो वो प्रेशर तो काफ़ी था। और दोस्तों के सपोर्ट से और ख़ुद के उससे कि नहीं मुझे नहीं करनी अभी मुझे और चीज़ें करनी है, वो कर करके मैंने पेरेंट्स को समझाया। ऑफ कोर्स ये मैं पेरेंट्स पूछते तो होंगे कि तुम्हें क्या करना है? बिल्कुल, तो वो क्या कहते थे आप? तो वो मुझे लगता था मुझे एक्टिंग करनी है। अच्छा, और वो acting के लिए बोलते थे? बिल्कुल मैंने ये तो क्लियर थी, मैंने कहा मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे अभी यही पता है। अच्छा, पर ऑफ कोर्स अब उनके लिए उससे कई सवाल निकल के आते थे जो कि उस समय मेरे पास भी जवाब नहीं थे, टू बी ऑनेस्ट। मैं भी उन जवाबों को खोज रही थी और मुझे लगता था कि हाँ ये तो अभी चीज़ें धीरे धीरे खुलेंगी, पर वो होता है ना वो एक टाइम पे आता है जब वो बहुत जल्दी में होता है, उनको लगता है नहीं बट अभी बता दो अभी, तो वो लेके थोड़ा सा टेंशन रहती थी। ऑफ कोर्स धीरे धीरे जैसे करियर सेट होता गया, मैंने मास्टर्स किया साइकोलॉजी से, और जब क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर्स किया मैंने अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से, उसके एंड होते होते एक कंपनी है बॉम्बे की बहुत फेमस थिएटर प्रोफेशनल्स, इनका ड्रामा स्कूल है मुंबई में, वो आए थे दिल्ली और वो थिएटर एक्टर्स डायरेक्टर्स ढूंढ रहे थे जो कि स्कूल में जाके पढ़ा सकते। अच्छा। तो उनका ये मानना था कि टीचर्स को अगर हम कहें थिएटर पढ़ाने को वर्सेस एक्चुअली कोई जो इस समय थिएटर कर रहा है उसको हम बोले में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि कोई वो एक्सपीरियंस अभी जी रहा है। थिएटर एक्टर्स जनरली ऑडिशंस देते रहते हैं, वर्कशॉप्स करते रहते हैं, तो उनका ये था कि वो चीज़ क्लासरूम को बहुत तगड़ा बना देगी। एक ड्रामा क्लासरूम की जो स्ट्रेंथ है वो लाइव एक्सपीरियंस से आएगी। अगर टीचर अच्छा होगा तो बच्चों को मतलब सही मैसेज जाएगा, ऐसा ही उनको जो एब्सोल्युटली जो एक प्रैक्टिकली वो चीज़ उस चीज़ उन तक कन्वे हो गया। तो जो अभी प्रैक्टिकली इन्वॉल्व हो, ना कि जो जैसे बहुत साल पहले थिएटर किया हो और फिर है ना, तो वो उनका थोड़ा दैट वाज देयर माइंडसेट एंड दैट वाज अ फिलॉसफी कि विल गिव ट्रेन्ड थिएटर पीपल एज एजुकेटर्स, कि हम एजुकेटर्स सिर्फ ऐसे नहीं देंगे जो किताब से पढ़ के आपको डिलीवर करें। तो वो कोइंसिडेंटली वो मैच हो गया और थैंकफुली बहुत ग्रेटफुली वो मैच हो गया, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे पेरेंट्स को उस सेंस में आंसर नहीं करना पड़ा। मैंने कहा मेरे पास ये जॉब है, तो ये नहीं था कि अच्छा अब तुम क्या करोगे, मुझे पता था अभी मैं ये कर रही हूँ, साथ ही साथ मैं बहुत फिर थिएटर कर रही हूँ, ग्रुप्स के साथ काम कर रही हूँ। पर उनके लिए भी एक तरह से ये था कि चलो कुछ नहीं तो अभी कहीं ना कहीं दे आर नॉट वेरी हैप्पी, पर ठीक है वो जैसा होता है। हाँ, और मतलब वही होता है, पेरेंट्स भी अपने लिए धीरे धीरे उस चीज़ का सेंस बनाते हैं कि अच्छा जो भी है। तो वो चीज़ मुझे 2014 में मिल गई थी, मास्टर्स ख़त्म होते ही, तो उसका बहुत बहुत ज़्यादा उसकी मदद रही इन मेकिंग मी स्टेबल। और क्योंकि शहर में रहना एक तरह की स्टेबिलिटी लाना बहुत मुश्किल होता है, तो व्हेन दैट हैपेंड, हाँ फाइनेंशियली खुद को भी एक सपोर्ट मिलता है कि अच्छा ठीक है अब आप पार्ट टाइम ये कर ले रहे हो, और पार्ट टाइम में थिएटर के लिए तो ऑफ कोर्स टाइम है ही। तो वो था, और जिस तरह की ट्रेनिंग थिएटर प्रोफेशनल्स ने दी, मैं मतलब आज भी जो मेरा एजुकेशन में मेरा जो स्ट्रॉन्ग बेस है, फाउंडेशन है, वो वहीं से आई है, बिकॉज दे वर रियली गुड पीपल जिन्होंने बहुत सालों इसके बारे में पढ़ाई की थी। जिहान मानेकशॉ, सुना या सानंदा, शाजिया, तिमिरा, ये 3-4 लोग थे जो उस समय
कोर थे। और इन्होंने जिस तरह से एजुकेशन, पेडागोजी, थिएटर इन क्लासरूम क्या हो सकता है, प्रोसेस वर्क क्या होता है, प्रोसेस बेस्ड वर्क, तो सिर्फ थिएटर कराने को तो बहुत तो कराते हैं जो फिर एंड में एक नाटक बनवा देते हैं और वेरी नाइस, हाँ, पर उसके पीछे का काम और वो डेप्थ में कैसे करना है ये वहीं से आया। सो वो जर्नी फिर वहाँ से शुरू हो गई थी कि कॉलेज के बाद क्या करना है वो सॉर्ट आउट थोड़ा हो गया था। एंड कुछ सालों में टैडपोल के साथ फिर मैं जुड़ी थी, वो उनके कुछ प्रोडक्शंस होते थे, कभी चली जाती थी, मैं देखने जाती थी नाटक। और ये करते करते मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, ये दुनिया तो मुझे जीनी है ही, ये दुनिया भी जीनी है जो जहाँ पे मैं बच्चों के साथ पढ़ा रही हूँ, एंगेज कर रही हूँ। एक NGO था जिनके साथ मैं लाइफ स्किल्स के पे काम करती थी, तो कहीं ना कहीं थिएटर साइकोलॉजी मिक्स होके यूज़ हो रहा था। तो वो करते करते फिर 2015 में ध्वनि विज और नील सेनगुप्ता ने मुझसे पूछा कि थर्ड स्पेस हम एक कलेक्टिव खोलना चाह रहे हैं, तो क्या उसका पार्ट बनोगी? तो ऑफ कोर्स मैंने उसके लिए भी काफ़ी रेडीली हाँ कर दिया था। एंड 2015 से आज तक का टाइम है कि थर्ड स्पेस इज़ देन कंटिन्यूइंग ग्रोइंग। हाँ। अच्छा, मैं आपसे यहाँ पर ये सवाल पूछूंगा कि मतलब आपने जो थिएटर करा है तो वो कौन कौन से प्लेस करें, अगर अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कौन कौन से प्लेस करें? अगर तो दिल्ली में स्टार्टिंग हमने की थी, एक नाटक था, थर्ड स्पेस का ही नाटक है, लव प्रूफ फ्रॉक करके, जो कि ध्वनि और राहुल मेरे को एक्टर्स हैं, राहुल तिवारी, ध्वनि विज, और नील सेनगुप्ता ने डायरेक्ट किया था। तो वो कुछ 1.5 साल का प्रोसेस था, बहुत लंबी हमने उसकी तैयारी की। ध्वनि का आइडिया था, फिर वो बदला, कुछ हुआ। लव प्रूफ फ्रॉक था, उसके बाद ध्वनि ने एक नाटक डायरेक्ट किया था, दास्ताने भूख। हाँ, तो ये ये फार्मर्स क्राइसिस के ऊपर था कि जैसे जिनके खेत और ज़मीन हुआ करती थी और वहाँ से हम उनकी ज़मीन लेकर कैसे उन पे बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं लोग, और तो अब उनके पास ज़मीन भी नहीं है और उनको पैसे दे दिए, पर पैसे तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो उस होल क्राइसिस पे था। ये नाटक सैम शेफर्ड का लिखा हुआ है, एक अमेरिकन प्ले राइट। तो ये उन्होंने बहुत पहले लिखा था। अमेरिकन क्राइसिस उस समय ये थी, इंडिया में ये चीज़ अभी पिछले दशक में हो रही थी, 2 डेकेड पहले टाइप, जब ये हाई राइजेस बनने लगे, तो उस पे वो नाटक था। उसके बाद हमने एक और कंपनी है, मंजरी कॉल हैं, वो नाटक करती हैं, तो उनके साथ मैंने 1-2 नाटक किए। लाइट हाउस था, वो अभी हमने रिसेंटली परफॉर्म किया। उसके पहले था अपरूट करके, वो सर्वांतिस इंस्टीट्यूट है, उन्होंने कमीशन किया था, वो चल रहा था। फिर हमने अभी 1-2 साल पहले अनफॉर्चुनेटली पैंडमिक ने उस नाटक के रीरन्स रोक दिए। महिष बनाया था, जो कि एक अगेन डायनासोरस नाटक है, उसका एक तरह से आप अडेप्टेशन, डिवाइस्ड वर्क कह सकते हैं उसको। और बीच में इंडियन एंसेम्बल है बेंगलोर में, अभिषेक मजुमदार रन करते हैं उसको, चाणक्य विवेक रन करते हैं उसको। उसमें एक प्ले हुआ था मुक्तिधाम, उसकी मैं मूवमेंट डायरेक्टर थी, तो मैंने उसमें एज एन एक्टर नहीं, फिर एज अ मूवमेंट डायरेक्टर काम किया था एक्टर्स के साथ। हाँ, मैं आपसे पूछूँ कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, और जो आप क्योंकि पैंडेमिक के बाद दुनिया चेंज हो गई है, तो उस हिसाब से आप क्या सोचते हैं? ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो फ्यूचर प्लान्स तो अभी बस ऐसे मुझे दिख रहे हैं कि मुझे अपनी और अपनी कम्युनिटी को किसी तरह अलाइव रखना है, सरवाइव करना है हमें। ये मतलब मुझे अभी बहुत ऑनेस्टली मैं कहूँ तो बहुत बड़े प्लान्स अभी मैं नहीं सोच रही हूँ। मुझे लग रहा है कि ये जो स्मॉलर कम्युनिटी है, दिल्ली के जो थिएटर के लोग हैं या थर्ड स्पेस के जो लोग हैं, उनके साथ ऐसा कनेक्शन बना रहा है कि उनमें से कोई गिव अप ना करे, और मैं तो ऑफ कोर्स मैं गिव अप ना करूं, क्योंकि टाइम्स बहुत टफ़ हैं आर्टिस्ट के लिए इस समय, ऑल ओवर द कंट्री बहुत टफ़ हैं। तो मुझे लगता है हम एज अ कम्युनिटी जनरली भी बहुत सफ़र करते हैं क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो पेमेंट्स नहीं होती, आर्टिस्ट को लेके सपोर्ट बहुत कम है फाइनेंशियली। मतलब एक सिस्टमिक लेवल पे हम कहें, बड़े सिस्टम के लेवल पे हम कहें, इवन स्कूल्स में अगर आप देखेंगे तो अभी भी मतलब आर्ट टीचर्स को कम रिक्रूट करते हैं, म्यूज़िक टीचर होगा पर
क्या उसकी सेम इम्पोर्टेंस है जो मैथ्स और साइंस टीचर की है? नहीं। तो वो जो डिफरेंस है उसको तो मुझे लगता है बहुत टाइम है अभी, उस गैप को जब तक हम ब्रिज नहीं करेंगे एज अ कम्युनिटी विद और विदाउट पैंडमिक, हमारी लाइफ्स नहीं बेटर हो पाएंगी। कुछ लोग हैं हम में से जो बहुत फाइट करते हैं इक्वल पेमेंट्स के लिए, इक्वल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। हमें ये भी पता है कि आर्टिस्ट के कंट्रीब्यूशन से कैसे चीज़ें सडनली बदलती हैं। तो मुझे लग रहा है हर लेवल पे, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो कैसे एक सोसाइटी में लोग रहते हैं, अगर आप एक किसी आर्टिस्ट का सजेशन लेने लगो तो जनरली थोड़ी चीज़ें क्रिएटिवली बेटर हो जाती हैं। सो आई जस्ट फील कि आर्ट का प्रेजेंस हमारी लाइफ में, प्रेजेंस तो है, मैं कहूँगी हर कोई आर्टिस्ट है, यू नो, सब गाते हैं, सब पेंट कर, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि हाँ, अपॉर्चुनिटी मिलती है तो सब एक्सप्रेस करते हैं और सब उस चीज़ को यू नो एंजॉय करते हैं। पर हाँ, कई लोग, मैंने कई बार सुना है, हाँ मैंने ये नहीं किया क्योंकि पैसे नहीं थे, थिएटर मैंने छोड़ दिया, आर्ट मैंने छोड़ दिया, एंड वो सुन के इतना बुरा लगता है। एंड हेंस आई फील कि एज अ सोसाइटी हमें आर्ट और आर्टिस्ट दोनों को एक डिफरेंट नज़रिए से देखना होगा। अभी तक हम उनको एंटरटेनमेंट, और हाँ ठीक है, वो कितने एसेंशियल है हमारे डे टू डे लिविंग के लिए, वो जब तक हम रियलाइज़ नहीं करेंगे और उनको वो इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, इवन विदाउट पैंडमिक आर्टिस्ट की लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट रहेगी। एंड आई थिंक वो चेंज सोसाइटी में आना बहुत ज़रूरी है। हाँ, बिकॉज मैं भी यहाँ पे एक बात, आपकी इस बात के ऊपर एक बात बोलूँगा कि जनरली जैसे अगर ये जो आम दर्शक है, आम दर्शक का ये है, वो उसने थिएटर देखा, ताली बजाई और चला गया, बट उसके पीछे का जो स्ट्रगल है, उसके पीछे जो आर्टिस्ट का जो मेहनत है, उसके पीछे मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। वो एक जो आधे घंटे का या 30 मिनट का या 45 मिनट का जो वो एक्ट उन्होंने तैयार किया, उसके पीछे उसकी कई महीनों की कई महीनों वो जगह होता है, कई महीने उसके पीछे मेहनत करी होती है। तो उनको इक्वली, उनको एक सम्मान मिलना चाहिए और इक्वली उनके साथ इक्वली बिहेव होना चाहिए। एब्सोल्युटली। जो जिसकी वजह से कि मतलब हम इस आर्ट फॉर्म को मतलब सब तक अच्छी चीज़ें पहुंचा सकते हैं। एब्सोल्युटली। और क्या चीज़ कब किसको छू जाती है ये हमें नहीं पता। तो हम सिर्फ ये प्लान नहीं कर सकते कि अच्छा एक नाटक देख तो लिया, आपको पता नहीं उस एक नाटक के बाद, एक तो अगेन हमारी पॉपुलेशन इतनी है कि वो एक नाटक भी बहुत कम लोग देख पाते हैं, वो जनता बहुत कम है। तो आई थिंक उसका भी आउटरीच बढ़ना पड़ेगा, पब्लिक प्लेसेस में परफॉर्मेंसेज, यू नो, इस तरह का जो एक कल्चरल एनवायरनमेंट है वो थोड़ा फैलना पड़ेगा फॉर अस टू एक्चुअली टू बी एबल टू एक्सपीरियंस आर्ट और टू चेंज एज अ सोसाइटी, कि हम किस तरह से अपने आप को देखते हैं, अपनी सोसाइटी को देखते हैं। कितने बच्चे मुझसे पूछते हैं अच्छा मैम 12th के बाद क्या, और ऐसा कोई आंसर नहीं होता मेरे पास देने के लिए। कुछ हाँ, अब फिर भी कुछ चीज़ें आ रही हैं, बट स्टिल इट्स अ वेरी यू नो अनसर्टन टेरिटरी। तो उस चीज़ को मुझे लगता है कि जितना ऑर्गेनाइजेशनल कहूँ या फिर मैं एक सिस्टमिक लेवल पे कहूँ कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे जब सपोर्ट हमें नहीं है, इंस्टीट्यूट्स कह लीजिए, ड्रामा इंस्टीट्यूट्स कितने हैं, वहाँ फ़ीस कितनी है, कौन जा पाता है वहाँ से निकलने के बाद क्या होता है, ये सब चीज़ें तो बिल्कुल ही मतलब यू नो अभी हम ही हाथ पाँव मार के हम स्ट्रगल करते हैं। तो वो चीज़ें हमें, मुझे लगता है कि थोड़ी सी हमें सोचने की ज़रूरत है एज अ सोसाइटी। ये तो बात आपने बिल्कुल सही बोली है कि ये हमारी सोसाइटी में होना चाहिए कि आर्टिस्ट को एक प्रॉपर एक स्पेस मिलना चाहिए आर्ट को भी। तो ये थी अनन्या जी, जिनसे बातें करके बहुत अच्छा लगा और उनसे बहुत सारी बातें हमने सीखी भी और बहुत सारी बातें मैंने उनके एक्सपीरियंस जो उन्होंने हमारे साथ शेयर करे, बहुत अच्छा लगा। और मैं आप लोगों से यही बोलूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जो कि हम ऐसे गुण कलाकारों को आप तक ला सकें और ऐसी सोच आप तक ला सकें। तो मैं अनन्या जी का भी थैंक यू बोलूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। थैंक यू सो मच रुजेश जी। मैं अपने देखने वाले दर्शकों को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।